कौन सा, डार्विनवाद। ठीक, डार्विनवाद क्या कहता है, ठीक है, सबसे पहले तो 1859 में, ठीक है, इसकी एक पुस्तक आई थी, उस पुस्तक का नाम भी एग्जाम में, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक है किसकी, डार्विन की, किसकी, चार्ल्स डार्विन की। ठीक, क्लियर है पॉइंट, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। डार्विन की मूल अवधारणा है जीव को ना जीवित रहने के लिए सरवाइव करना पड़ता है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, आपको अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ेगा, जो सर्वाइव करेगा वही जीवित रहेगा। जैसे एक छोटी मछली को एक बड़ी मछली खा जाती है, ठीक है, उससे बड़ी मछली उसको खा जाती है ना, तो कौन जीवित रहेगा, ये जीवित रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके डायनेस्टी का तो ये अंत ही कर दे रहा है ना। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो पहलवान है वो बचेगा, जो ताकतवर है, जो दिमागदार है वो बचेगा। जैसे आप देखिए, रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान, रेगिस्तान में कैक्टस सर्वाइव कर जाता है, रोज प्लांट नहीं सर्वाइव कर पाता। क्यों, क्योंकि कैक्टस में आपको लगता है ये कांटे हैं, नहीं, ये कांटे नहीं है, वास्तव में ये इसके पत्ते हैं, लीफ है। इसने, जिसके पत्ते जितने बड़े होते हैं ना, उसको उतना ज़्यादा पानी लगता है, ठीक, उतना ज़्यादा पानी लगते हैं। तो कैक्टस ने क्या किया कि अपने पत्तों को सिकोड़ लिया, और वो इतना सिकोड़ लिया कि वो कांटों में बदल गया। ठीक है, तो इसकी पानी की जो नीड है ना, नीड, वो बाकी प्लांट से कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इसलिए ये रेगिस्तान में सर्वाइव कर गया। तो कैक्टस जैसे रेगिस्तान में सर्वाइव कर गया, बाकी नहीं कर पाए, रोज नहीं कर पाए, इसके पीछे कारण है उसके पत्तों का सिकुड़ के कांटा हो जाना। तो ये सर्वाइवल इसका चल गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ये आगे हो गया। ठीक है, एक पंछी है फिंच, ठीक, फिंच पक्षी, जगह जगह पे ना इसके चोंच के जो साइज है ना वो अलग होते हैं। ठीक है, जैसे लार्ज ग्रुप के फिंच, ठीक है, मीडियम ग्रुप के फिंच, स्मॉल ग्रुप के फिंच, ठीक, तो इनके चोंच अलग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको अपने भोजन के अनुसार ना, ठीक है, अपने भोजन के अनुसार ही इसकी चोंच का, आवश्यकता के अनुसार इसकी चोंच का जो है सो, ठीक है, भोजन के अनुसार मोटा या पतला हो जाता है। इसको भोजन के अनुसार ना इसकी चोंच मोटी या पतली हो जाती है। क्लियर है पॉइंट। तो डार्विनवाद का सिद्धांत हमें ये कहता है। देखिए, डार्विनवाद के सिद्धांत में दो और पॉइंट्स है। एक तो ओवर प्रोडक्शन की बात है, ठीक है, कौन जीतेगा, जिसकी प्रोडक्शन, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए उन्हें ओवर प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है। जिसका ओवर प्रोडक्शन होगा वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, जिसका ओवर प्रोडक्शन होगा वो सर्वाइव करेगा। ठीक है, अभी देखिए, अब ओवर प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि कोई एक जीव है, ह्यूमन है, एनिमल्स है, कोई एनिमल्स अगर ओवर प्रोडक्शन करता है तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो तो सीमित हैं। पर्यावरण में जितने जंगल है उतने ही रहेंगे, अब चाहे बकरियां कितनी भी बढ़ जाए, है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से संघर्ष करना पड़ेगा। अब संघर्ष जो है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है, वो तीन तरीके की होती है। ठीक है, अंतः प्राजतीय, ठीक है, अंतर प्राजतीय और पर्यावरणीय संघर्ष। ठीक, ये संघर्ष क्या है, इससे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि जो डार्विन की सिद्धांत है ना, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से है। एक क्वेश्चन, कैक्टस के पौधों का, पत्तों का सिकुड़ जाना, ठीक है, फिंच पक्षियों के चोंच अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होना, ये सारे डार्विनवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके सिद्धांत में सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए जो है ना, सो तीन तरीके का संघर्ष है, ये भी क्वेश्चंस में आते हैं। अंतः प्रजातीय संघर्ष किससे संबंधित है, तो डार्विनवाद से। क्या होता है, एक तरीके के ही जीव, ठीक है, एक तरीके के ही जीव जब आपस में संघर्ष करते हैं, यहाँ इमेज पे ध्यान दीजिए, एक तरीके के ही जीव जब आपस में संघर्ष करते हैं तो उसको अंतः प्रजातीय, ठीक है, संघर्ष कहते हैं। जब दो अलग अलग प्रजाति के जीव, ठीक है, आपस में किसी भोजन के लिए या किसी भी बात के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है, अंतर प्रजातीय संघर्ष होते हैं। और पर्यावरणीय संघर्ष, जब आपके पास रिसोर्स ही कम हो जाए, ठीक है, और आपको युद्ध करना पड़े, ठीक है, रिसोर्स ही कम हो जाए, जैसे मान लीजिए एक घास है, ये बकरी खाएगी, इसको ये खा जाएगा, तो रिसोर्स क्या है, बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, इसके लिए तो कुछ है ही नहीं, तो रिसोर्स ही कम हो जाए, जलवायु, भोजन, ठीक है, तो आपके शत्रु बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये मेजर पॉइंट्स थे। अच्छा, अब देखिए, आपको क्वेश्चंस जो है ना, सो इन दोनों का अंतर जब आप देखेंगे ना, तो जो भी पॉइंट्स आपके होंगे, ठीक है, लेमार्कवाद और डार्विनवाद में, वो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, किस किस पॉइंट पे दोनों में अंतर है, तो परिवर्तन के कारण, इसमें क्या है, लेमार्कवाद के अनुसार आवश्यकता का प्रयास, ठीक है, नीड, आपकी जो जरूरत है उसके लिए जो आप प्रयास करते हैं, उस वजह से आप में जो बदलाव आते हैं, वो लेमार्कवाद कहता है। और डार्विनवाद क्या कहता है, भिन्नता या प्राकृतिक चयन, ठीक है, प्रकृति चयन करती है किसका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, ठीक है, अर्जित लक्षण। ये कहता है कि वंशानुगत है, यानी कि
जिराफ में है, जिराफ की गर्दनें लंबी हो गई उसके नीड के कारण, अब वो सब में होंगी, ठीक है। ये कहता है ऐसा नहीं, और इसको तो हम लोगों ने जो है सो पहले ही डिराइव करके देख लिया कि एक चूहे की पूंछ अगर हम लोगों ने काट दी, ठीक है, तो अगली बार उसका नहीं होना चाहिए, ठीक, फिर भी उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसको हुआ, है ना। तो ये था। उसके बाद चयन के आधार पर भी इन दोनों में अंतर किया जाता है। इसमें प्राकृतिक चयन है नहीं, इसमें प्राकृतिक चयन है। इसकी वैज्ञानिक मान्यताएं जो है वो कम है, तुलनात्मक क्या, डार्विनवाद के, ठीक है। लेकिन डार्विनवाद भी ना अपने आप में पूरे तरीके से संतुष्ट करने वाला विषय नहीं है। इसके बाद एक सिद्धांत आता है कौन, उत्परिवर्तनवाद का। किसका सिद्धांत आता है,